हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए फ्रेंड्स, आज हम एसेंस थ्री के अंदर जो गुप्त वंश है उसके बारे में हम स्टडी कर रहे थे। और आज का जो हमारा टॉपिक है जो गुप्त शासक समुद्रगुप्त है उसके बारे में बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखें, सबसे पहले हम बात करेंगे जो समुद्रगुप्त है। समुद्रगुप्त का जो टाइम पीरियड है उसकी हम बात कर लेते हैं। देखिएगा, जो समुद्रगुप्त का जो टाइम पीरियड है वो 335 ईस्वी से लेकर 375 ईस्वी तक वो शासक रहते हैं, यानी कि शासन करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डियर फ्रेंड्स, जो समुद्रगुप्त के इतिहास को जानने के जो स्रोत हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले बात करें तो समुद्रगुप्त के इतिहास को हम किन किन तथ्यों के आधार पर, किन किन स्रोतों के आधार पर, या हम यूं कह सकते हैं कि जो पुरातात्विक स्रोतों या हम साहित्यिक स्रोतों के आधार पर हम समुद्रगुप्त के बारे में हम पता लगाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखें तो हरिशेन द्वारा एक प्रशस्ति उकेरी गई थी, यानी लिखी गई थी। उसका नाम है प्रयाग प्रशस्ति, यानी कि हरिशेन द्वारा उत्कीर्ण प्रयाग प्रशस्ति से भी हमें समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, क्योंकि ये जो प्रयाग प्रशस्ति है ये चंपू शैली में लिखी गई है। क्योंकि आपको पता होगा डियर फ्रेंड, चंपू शैली क्या होती है, यानी कि कोई भी ऐसी शैली जिसको हम गद्य और पद्य दोनों में संयुक्त रूप से अगर हम लिखते हैं तो हम उसको चंपू शैली कहते हैं। तो हरिशेन जी ने ये जो प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी वो कैसी, यानी कि चंपू शैली के अंदर लिखी गई। तो ध्यान रखिएगा, चंपू शैली होती क्या है, यानी कि गद्य और पद्य में लिखी गई जो भी शैली वो चंपू शैली कहलाती है। ठीक है, तो ये प्रयाग प्रशस्ति के द्वारा भी हमें समुद्रगुप्त के बारे में हमें पता चलता है। इसके साथ ही अगर देखें तो जो समुद्रगुप्त द्वारा जो प्रचलित जो स्वर्ण जो मुद्राएं थी, यानी कि सोने की जो मुद्राएं थी, सोने के सिक्कों से भी हमें जानकारी मिलती है। देखिए, हम आगे समुद्रगुप्त के 6 प्रकार के सिक्कों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, साथ ही अगर देखें तो फ्रेंड्स देखिएगा, समुद्रगुप्त से संबंधित जो एरन का जो अभिलेख है, एरन के अभिलेख से भी हमें जानकारी मिलती है। क्योंकि आपको पता है कि एरन का जो अभिलेख है वो किसका है, भानुगुप्त का है। ठीक है, और इसी एरन अभिलेख से हमारे भारत में सबसे पहले जो सती प्रथा का जो जानकारी मिलती है, उल्लेख मिलती है, यानी सती प्रथा की जानकारी एरन के अभिलेख से ही हमें मिलती है। और जो प्रभावती गुप्ता का जो पुना ताम्रपत्र है, इस पुना के ताम्रपत्र से भी समुद्रगुप्त की जानकारी का स्रोत है, ये इससे हमें जानकारी मिलती है। इसके साथ ही अगर देखें तो समुद्रगुप्त कुमारगुप्त प्रथम का जो विल्सन या उसको भिल्सन का अभिलेख भी कह सकते हैं, तो इनके माध्यम से हमें जानकारी मिलती है। और स्कंदगुप्त का जो भीतरी स्तंभ लेख है, इनसे भी हमें जानकारी मिलती है। किसके बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में। एक बार फिर से देख लेते हैं, एक बार देखिएगा, जो समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलने के जो प्रमुख स्रोत, इनको बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। यानी कि हरिशेन द्वारा उत्कीर्ण प्रयाग प्रशस्ति, समुद्रगुप्त द्वारा जो प्रचलित जितने भी सिक्के हैं, 6 प्रकार के सिक्कों से भी हमें जानकारी मिलती है। और समुद्रगुप्त से संबंधित जो एरन का जो अभिलेख है, यानी कि जो भानुगुप्त का अभिलेख है, ठीक है, उससे भी जानकारी मिलती है। और प्रभावती गुप्ता का ताम्रपत्र है, कुमार गुप्त प्रथम का बिल्सन या भिल्सन का अभिलेख है, यानी कि विल्सन और भिल्सन का अभिलेख, और स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख, इन सभी से हमें जानकारी मिलती है समुद्रगुप्त के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, एक बात हम देख लेते हैं, ये जो इससे पिछले वाला जो वीडियो था, मैंने आपको चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवी दोहित्र बताया था। वो डियर फ्रेंड्स थोड़ा मेरे से मिस्टेक हो गई है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। देखिए, उसको आप अपनी त्रुटि को सुधार लेते हैं। देखिएगा, लिच्छवी दोहित्र किसको कहा गया है, समुद्रगुप्त को। थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए कि जो कुमार गुप्त प्रथम है, तो कुमार गुप्त प्रथम तो लिच्छवी वंश में उसकी शादी हुई, तो वो दोहिता यानी कि दोहित्र कैसे हो सकता है, तो क्योंकि कुमार गुप्त और जो कुमार देवी, उससे जो चंद्रगुप्त प्रथम है और जो कुमार देवी की जो शादी हुई है, उनसे उत्पन्न पुत्र था समुद्र गुप्त। तो ये दोहित्र कहलाता है लिच्छवियों का। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो उसको आप थोड़ा सा याद रखिएगा इसको, और उसको इस त्रुटि को आप सुधार लीजिए। ओके, तो हम बात करते हैं आगे की। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, इस त्रुटि को आप सुधार लीजिएगा। ओके, अब आगे बात करते हैं। देखिएगा, जो प्रयाग प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने
एक सभा का आयोजन किया और विभिन्न सभासदों से विचार विमर्श कर समुद्रगुप्त को उत्तराधिकारी घोषित किया। इस निर्णय को सुनकर जो सभासद थे वो तो बिल्कुल प्रसन्न होते, लेकिन जो तुल्य कुलजों के मुख मलिन हो गए। यानी कि कहने का मतलब, यानी कि जब सॉरी जब प्रयाग प्रशस्ति हमें ये ज्ञात होता है कि जब चंद्रगुप्त ने एक सभा का आयोजन करते हैं और उस सभा के अंदर सभासदों के सामने ही विचार विमर्श करके समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं। लेकिन डियर फ्रेंड्स, जो उसके जो विपक्ष वाले थे, यानी कि जो विपक्ष वाले सभा तुल्य कुलजों ने उनका मुख मलिन हो गया कि इस निर्णय से जो तुल्य कुल जो थे वो क्या है, इस निर्णय से क्या थे, प्रसन्न नहीं थे। कहने का मतलब ये हो गया कि इसके विपरीत, यानी कि ये जो तुल्य कुलजे हैं ये किसी दूसरे को शासक बनाना चाहते थे। ठीक है, इसका अर्थ ये हुआ कि साम्राज्य के अन्य भी दावेदार थे। कहने का मतलब है कि तुल्य कुलजों का मुख मलिन होने का रीजन यही था कि समुद्रगुप्त के अलावा साम्राज्य का अन्य कोई दावेदार भी था। यानी कि समुद्रगुप्त संभवतः ज्येष्ठ पुत्र नहीं था। ओके, संभवतः समुद्रगुप्त को उत्तराधिकारी का संघर्ष करना पड़ा। इसके विद्रोही भाई की पहचान कांच गुप्त के रूप में की जाती है। कहा जाता है इसका एक विद्रोही भाई था जिसका नाम कांच गुप्त था। ठीक है, तो इसका मतलब इससे पहले शासक बना होगा कांच। ठीक है, तो इसकी स्पष्ट जानकारी हमें नहीं मिलती है। इसे स्वर्ण सिक्कों से उत्खनन में मिलते हैं, यानी इसके स्वर्ण सिक्के उत्खनन में हमें क्या करते हैं, मिलते हैं। तो समुद्रगुप्त के जो सिक्के हैं, स्वर्ण सिक्के मिलते हैं। ठीक है, तो ये तो डियर फ्रेंड्स इसके बारे में जो मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के जो टॉपिक है वो तो क्लियर होते हैं। अब हम जो समुद्रगुप्त की जो विजय है उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिएगा, समुद्रगुप्त की जो विजयों की अगर बात करें तो देखिएगा प्रयाग प्रशस्ति है। इस प्रयाग प्रशस्ति में जो समुद्रगुप्त के 100 विजयों का उल्लेख बताया गया है, यानी कि समुद्रगुप्त ने 100 विजय प्राप्त की थी। ठीक है, इसमें जो मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट जो विजय थी उनकी हम चर्चा करेंगे। और यहाँ से भी डियर फ्रेंड्स क्वेश्चन पुटअप होता है, तो इसको आप याद रखिएगा क्योंकि ये एग्जाम में आता है। क्योंकि ये कहने का मतलब ये है कि समुद्रगुप्त किन को जीतता है और उनके प्रति कौन सी नीति अपनाता है, इन सभी नीतियों को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, देखते सबसे पहले आर्यावर्त की प्रथम विजय। देखिएगा, आर्यावर्त की प्रथम विजय। देखिए, आर्यावर्त जो राज्य था वो कहाँ था, जहाँ जहाँ पर आर्यों का साम्राज्य था स्थापित था, वहाँ पर आर्य यानी उनको उन्होंने हराया। ठीक है, आर्यावर्त की जो प्रथम विजय है, इस आर्यावर्त की प्रथम विजय में समुद्रगुप्त ने 4 राजाओं को जीता। ठीक है, 4 राजाओं को जीता और इसमें 4 राजा कौन कौन से थे उनको देख लेते। देखिएगा, नाम याद रखिएगा, अच्युत, नागसेन। देखिए, अच्युत, नागसेन, गणपति नाग और कोतकुलज, ये 4 राजा थे आर्यावर्त की प्रथम विजय में। को पराजित कर बलपूर्वक उनके राज्य पर क्या कर लेते हैं, अधिकार कर लेते हैं। कौन, समुद्रगुप्त। ध्यान दीजिएगा, इसकी ये प्रथम विजय थी, यानी कि प्रथम विजय थी। और जो किन पर प्रथम विजय प्राप्त की, आर्यावर्त पर प्रथम विजय प्राप्त की थी। ठीक है, और आर्यावर्त के कितने राजाओं को हराया उसने, 4 राजाओं का नाम याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्युत, नागसेन, गणपति नाग और कोतकुलज, इन चारों आर्यावर्त के राजाओं को उसने पराजित किया और उनके राज्य पर अधिकार कर। देखिए फ्रेंड्स, इसके बारे में हम जो इसकी नीति थी, यानी कि आर्यावर्त की जो नीति थी उसकी हम बात कर लेते हैं कि इसने आर्यावर्त पर कौन सी नीति अपनाता है। ठीक है, तो ये जो आर्यावर्त की नीति है, प्रसवोद्धरण। देखिएगा, प्रसवोद्धरण। देखिएगा, प्रसवोद्धरण क्या होता है, देखिए इसको हम लिख लेते हैं। देखिएगा, धरण। ठीक है, ये नीति अपनाता है आर्यावर्त की प्रथम विजय में। और इसका अर्थ क्या होता है कि जड़ मूल से उखाड़ फेंकना, यानी कि जड़ मूल से उखाड़ फेंकना,
ये इसकी प्रथम नीति थी, यानी कि इनको जड़ से उखाड़ फेंक दिया, ठीक है, यानी कि इनका नामो निशान ही मिटा दिया, कहने का मतलब ये हो गया। ओके, तो ये प्रथम विजय थी। अब हम ये देख लेते हैं कि इसकी दूसरी विजय थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि दक्षिणापथ की विजय। इसकी दूसरी विजय थी दक्षिणापथ की विजय, और इस दूसरी विजय में उसने कितने राजाओं को पराजित किया? 12 राजाओं को उसने पराजित किया। और ये इसकी इसकी भी हमें जानकारी प्रयाग प्रशस्ति से हमें मिलती है, ठीक है। तो देखते हैं 12 राजा कौन थे, ठीक है, उनको देख लेते हैं। और 12 राजा थे, और दक्षिण के जो 12 राजा, उनके राज्यों के नाम और उनके शासकों के नाम हम देख लेते हैं, क्योंकि आपको ये जो टॉपिक है ये कहीं नहीं मिलने वाला है। ये अब जो भी यूट्यूब पे पढ़ाते हैं वो शॉर्ट एंड स्वीट में पढ़ाते हैं। देखिए मैंने बहुत ही डिटेल से पढ़ा रहा हूँ, तो प्लीज़ अपना जो TK स्टडी क्लासेस चैनल है उस चैनल को लगातार शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ओके, देखते हैं। देखो पहला राजा था महेंद्र, और उसका राज्य था कौशल। देखिए इसको याद रख लीजिएगा, कौशल, महेंद्र, महाकांतार, व्याघ्रराज, ठीक है। फिर एक कौशल है, ठीक है, उसका नाम है अटराज है, ठीक है। विष्टपुर है, महेंद्रगिरी है, कोटूर है, स्वामी दत्त है, एंड्रपल है, ये है दमन, कांची है, विष्णुगोप है। देखिए ये सभी राजाओं का क्या था, ये नेता था विष्णुगोप। अवमुख है, नीलराज है, वेंगी है, हस्ती वर्मा है, पालक है, उग्रसेन है, और देवराष्ट्र है, कुबेर है। तो इन सभी को याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सॉरी एक और है नीचे, 12 राजे हैं, यानी कि इस एक है कुस्थलपुर, ठीक है, ये कुस्थलपुर है, इसका है धनंजय। तो इन 12 राजाओं पर उसने विजय प्राप्त की, ठीक है फ्रेंड्स। देखते हैं आगे और इसके बारे में, क्योंकि जो विष्णुगुप्त था, ये विष्णुगुप्त सभी 12 राजाओं का ये क्या नेता था। तो प्लीज आप इन सभी के नाम याद रखिएगा, और राज्य के नाम याद रखिएगा, और उनके जो शासक हैं उन सभी के बारे में याद रखें, ठीक है। देखिएगा फ्रेंड्स, ये जो कौशल जो प्रथम महेंद्र है, और एक है ये कोराल है, ठीक है, कोराल है ये, अगला कोराल है ये, कौशल नहीं है। एक बार फिर से देखिएगा ये कोराल है, कोराल है, ठीक है। तो ये कौशल नहीं है, ठीक है, याद रखिए, थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे। अब देखो कि जो 12 जो दक्षिणापथ की विजय प्राप्त की, और उसने 12 राजाओं को उसने हराया, तो उनके प्रति उसने कौन सी युद्ध नीति अपनाई थी? देखिएगा, उनके प्रति ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई थी। देखिएगा, ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई, और इस ग्रहण मोक्षानुग्रह का जो अर्थ क्या होता है, यानी कि अधिकार करके भी स्वतंत्र कर उन पर अनुग्रह करना, यानी कि एक बार तो उन पर युद्ध करते हैं और उनके साम्राज्य पर अधिकार करते हैं, और अधिकार करने पर उस पर अनुग्रह करना, यानी कि उनको वापस से स्वतंत्र कर देना। अब इसका भी कुछ रीजन है फ्रेंड्स। देखिएगा रीजन क्या हो सकता है, इसमें रीजन ये हो सकता है, देखिएगा वस्तुतः समुद्रगुप्त का लक्ष्य दक्षिण के इन राज्यों से स्वर्ण प्राप्त करना, यानी कि वो दक्षिण पर विजय प्राप्त करने का प्रमुख लक्ष्य यही था कि स्वर्ण यानी कि सोना प्राप्त करने का प्रमुख लक्ष्य था। और जब इस लक्ष्य की प्राप्ति हो गई तो उन्हें क्या स्वतंत्र कर दिया, और जैसे ही उनको सोना मिल गया और उन पर अधिकार करके उनको स्वर्ण मिल गया, तो उनको क्या कर देता है, यानी कि उन पर अनुग्रह कर देता है, यानी कि उनको स्वतंत्र कर देता है। क्योंकि आवागमन के पर्याप्त साधनों के अभाव में एक दीर्घ अवधि तक इन पर अधिकार रख पाना संभव नहीं था, क्योंकि ये समझता था कि आने वाले समय में भी हम अगर दक्षिण पर अधिकार करेंगे तो इनको स्वतंत्र करना जरूरी हो गया, ठीक है। ओके, तो ये बात समझ में आई। इनका रीजन यही था, यानी कि उन पर अधिकार करके उन पर अनुग्रह करना, यानी उसको स्वतंत्र कर देना। रीजन क्या था कि उनको सोना प्राप्त करना था, स्वर्ण प्राप्त करना था, और जैसे उसको स्वर्ण प्राप्त हो गया उनको स्वतंत्र कर दिया। और आगामी यानी कि फ्यूचर में दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करने के लिए उनको क्या एक मतलब अपना एक रास्ता उसने साफ किया, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई। कुछ विद्वान जो दक्षिणी युद्ध का कारण
क्या मानते हैं, चक्रवर्ती के आदर्श की क्रियान्विति, यानी कि वो अपने आप को एक चक्रवर्ती राजा घोषित करना चाहता था, इसलिए भी ये दक्षिण के राज्यों पर विजय प्राप्त की। ठीक है, तो कुछ विद्वान मानते हैं, लेकिन हेमचंद्र राय चौधरी के अनुसार जो दक्षिण के राजाओं पर विजय प्राप्त करने का कारण था धर्म विजय। ठीक है, क्योंकि अपनी धर्म को ये बढ़ाना चाहता था, तो धर्म विजय का कारण था। ठीक है, अब देखते हैं फ्रेंड्स आगे की बात अगर हम करें तो अगला जो टॉपिक रहेगा आर्यावर्त की दूसरी विजय, यानी कि आर्यावर्त की प्रथम विजय में उसने तो 4 राजाओं को उसने पराजित किया था। अब देखिएगा आर्यावर्त की जो विजय है उसमें 4 राजा कौन कौन से थे फ्रेंड्स, उसके अगर हम नाम देखें तो उनमें जो 4 राजा थे, एक तो अच्युत था, एक नागसेन था, एक गणपति नाग था और एक कोत कुलस था। ठीक है, और उन पर कौन सी नीति अपनाई थी, प्रसभोधरण की नीति अपनाई थी। अगर हम आर्यावर्त की दूसरी विजय की अगर बात करें तो फ्रेंड यहाँ पर 9 राजाओं को उसने हराया था। ध्यान दीजिएगा, वेरी 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 मोस्ट ओके, ये जो विजय है ये वेरी मोस्ट। यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बनेगा कि आर्यावर्त की विजय दूसरी विजय में कितने राजाओं को उसने हराया, तो आपको आंसर देना है 9 राजाओं को। और आर्यावर्त की प्रथम विजय में कितने राजाओं को हराया, 4 राजाओं को हराया। ठीक है, और दक्षिणापथ की विजय में कितने राजाओं को हराया, 12 राजाओं को उसने पराजित किया। तो याद रखिए और नाम याद रखिए। ठीक है, देखते हैं आगे जो आर्यावर्त की दूसरी विजय है इसमें 9 राजा कौन कौन से थे उसको आप ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा 4 राजा तो वो थे, ठीक है, कौन कौन से, जो अभी मैंने आपको नाम बताया। देखिएगा, एक है रुद्रदेव, एक है मतिल, एक नागदत्त, एक गणपति नाग, एक नागसेन, एक अच्युत, एक नंदी, एक बलवर्मा और एक कोत कुलज। तो ये 5 राजा हुए। 4 राजा तो प्रथम विजय के और 5 राजा ये, ऐसे कुल मिलाकर आर्यावर्त की दूसरी विजय में समुद्रगुप्त ने 9 राजाओं को हराया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे अगर हम बात करें तो अब देखिएगा इनके प्रति कौन सी नीति अपनाते हैं। इनके प्रति जिस तरह मैंने बताया प्रथम आर्यावर्त के विजय में जो 4 राजाओं पर नीति अपनाया था वही नीति इन पर अपनाता है, यानी कि प्रसव बौद्ध धरण। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्रसव बौद्ध धरण एक आपको मैंने बताया था जो एक जो दक्षिण विजय की नीति अपनाए ग्रहण मोक्षानुग्रह। ठीक है, और ये प्रसव बौद्ध धरण, इसका अर्थ क्या होता है कि जड़ मूल से उखाड़ फेंकना, यानी कि उनका तो सर्वनाश कर दिया उसने। ठीक है, इन 9 राजाओं का और 4 राजाओं का, यानी कि आर्यावर्त के राजाओं का। देखिएगा प्रसव बौद्ध धरण यानी उत्तरी भारत में अपनाई गई नीति थी। ध्यान दीजिएगा, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि समुद्रगुप्त ने जो आर्यावर्त की विजय प्राप्त की तो उसने कौन सी नीति अपनाई, प्रसव बौद्ध धरण। अब ये भी कह सकता है कि उत्तरी भारत के राजाओं पर कौन सी नीति है, तो आप बताना प्रसव बौद्ध धरण। और दक्षिण के राजाओं पर कौन सी नीति अपनाई, ग्रहण मोक्षानुग्रह। तो याद ऐसे भी रखिएगा, तो प्रसव बौद्ध धरण ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाता है, यानी कि आर्यावर्त की विजय में। ठीक है, अब देखते हैं इस प्रकार समुद्रगुप्त ने उत्तरी भारत मैंने बताया आर्यावर्त के राज्यों पर जहां बलपूर्वक अधिकार कर लिया, वहीं दक्षिण के राज्यों को अधिकार करने के बाद भी स्वतंत्र कर देता है। यानी कि मैंने आपको बताया था कि देखिएगा उत्तरी भारत यानी उत्तरी जो भारत है उस पर कौन सी नीति अपनाता है, यानी कि प्रसभोधरण। ठीक है, ये और दक्षिण में ग्रहण मोक्षानुग्रह। ठीक है, ग्रहण मोक्षानुग्रह। तो ये उत्तरी भारत, इनकी तो क्या, इन पर तो उसने जो नीति अपनाई थी ना प्रसभोधन, यानी कि उनको तो जड़ से उखाड़ फेंकना, लेकिन इनको उन पर अनुग्रह करना, उन पर अधिकार करके उन पर उनका साम्राज्य वापस लौटा देना। तो यही बात मैं आपको बता रहा हूं। इस प्रकार समुद्रगुप्त ने उत्तरी भारत यानी कि आर्यावर्त के राजाओं को बलपूर्वक अधिकार कर लिया, दक्षिण के राजाओं पर अधिकार करने के बाद भी उसको क्या कर दिया, स्वतंत्र कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा। ओके, अब देखते हैं आगे। अब देखिएगा
आठविक राज्य पर उसने अधिकार किया। देखिए आठविक राज्य कौन सा था, जैसे आपने गाजीपुर का नाम सुना होगा, गाजीपुर जबलपुर। देखिएगा गाजीपुर उत्तर प्रदेश है और जबलपुर मध्य प्रदेश है, यानी कि गाजीपुर और मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र था उसको क्या कहा गया है, उसको आठविक राज्य कहा गया है। आठ यानी क्या होता है, लकड़ी यानी जंगल, यानी कि ये गाजीपुर से लेकर जबलपुर के मध्य घने जंगल थे, उन पर उसने अधिकार कर लिया। ठीक है, और गाजीपुर का है उत्तर प्रदेश और जबलपुर का है मध्य प्रदेश। ठीक है, और उनके प्रति जो नीति अपनाता है बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा इसको याद रखिएगा, परिचारवीकृत। ठीक है, परिचारवीकृत, परिचारवीकृत का मतलब होता है अपना सेवक बना लिया। ठीक है फ्रेंड्स, एक मिनट देखिए फ्रेंड्स, तबीयत थोड़ी खराब है। देखते हैं आगे, देखिएगा तो आठवीं राज्य पर उसने अधिकार कर लिया। ठीक है, तो आठवीं में गाजीपुर और जबलपुर के मध्य वाला जो जंगली क्षेत्र था उस पर अधिकार कर लिया, और उन पर कौन सी नीति अपनाता है, परिचारवीकृत की नीति अपनाता है। ओके, अब देखते हैं आगे। अब देखिएगा, अब मैंने अभी आपको बताया कि जो चार क्षेत्र हो गए, देखिएगा एक तो ये आपका नॉर्थ हो गया, और एक ये नॉर्थ हो गया, और एक ये साउथ हो गया। नॉर्थ पर तो प्रसवोद्धरण की नीति, और साउथ पे ग्रहण मोक्षानुग्रहण की नीति। और जो मध्य वाला जो मैंने बताया था, यानी कि जो यूपी से लेकर मध्य, यानी कि गाजीपुर से लेकर जबलपुर मध्य, उसने कौन सी नीति अपनाता है, परिचारवीकृत। आप देखिएगा पूर्वी और पश्चिमी सीमांत जितने भी राज्य थे उनके प्रति कौन कौन सी नीति अपनाता है, तो ध्यान दीजिएगा। देखिएगा एक नीति है सर्वकरदान नीति, आज्ञाकरण नीति, प्रणाम आवागमन नीति। इससे इन राज्यों की सीमांतीय स्थिति का संकेत मिल सकता है, इनके प्रति ये नीति अपनाता है। ठीक है, जैसे अगर इन राज्यों पूर्वी और पश्चिमी सीमांत राज्यों की अगर बात करें कौन कौन से आते हैं, जैसे मालवा है, मालव यानी जो अजमेर है, यानी कि अजमेर राजस्थान का अजमेर है, इसको पहले प्राचीन नाम अजयमेरू भी कहते थे। अजमेर और टोंक वाला क्षेत्र मालव कहलाता था। अर्जुनायन का कौन सा है, जयपुर टोंक को कहा जाता। मृदक, आभीर, प्राजून, सनकानिक, काक, खरवरिक, समतट यानी जो पूरी बंगाल, और डवाक असम, कामरूप असम, और नेपाल, और कृतपुर, ये सारे के सारे थे पूरी और सीमांत राज्य थे, और उन पर उसने विजय प्राप्त की। और उनके प्रति जो नीति अपनाता है, सारो करदान, यानी कि उनसे कर लेता था और अपना आज्ञा का पालन करवाता था। ठीक है, और प्रणाम और आवागमन, जैसे ही सूचना मिली और यहाँ के राजा उनके पास पहुंच जाते थे, तो ये नीति अपनाता है पूर्वी और पश्चिमी सीमांत राज्यों में। ओके, देखते हैं आगे। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, आई होप मैं समझ सकता हूँ कि आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आ रहा है। अगर फिर भी डियर फ्रेंड्स आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप जो अपना कमेंट सेशन में कमेंट कीजिएगा, और कमेंट सेशन में कमेंट के माध्यम से मैं आपके जो भी डाउट है उसको मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, देखते हैं आगे। अब देखते हैं कि विदेशी राज्य और उनके प्रतिनिधि, जो विदेशी राज्य थे उनके प्रति कौन सी नीति अपनाता है उसको हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए विदेशी नीति में सबसे पहले देखिए आत्मनिवेदन की नीति अपनाता है, और कन्यायोपान, ठीक है, यानी कि कन्यायोपान। ठीक है, कन्यायोपान का मतलब होता है कि इन विदेशी राज्यों से उन्हें कन्या उपहार में लेता था ये। ठीक है, ठीक है, तो उनसे लेता। एक है गरुड़ मतंग है, उसकी बात अगर करें तो गरुड़ चिन्ह है। ठीक है, और अंकित राज मुद्रा का प्रयोग, गरुड़ चिन्ह अंकित राज मुद्रा का क्या है, प्रयोग है। इसके साथ ही अगर देखें तो जैसे हम कहेंगे कुषाण है, शक है, मरण है, सरद्वीप है, सिंहल द्वीप है, ये जो इनके प्रति जो नीति अपनाता है वो है देशपुत्र शाही सहानुग्रह की, देशपुत्र शाही सहानुशाही ग्रह की नीति अपनाता है। ओके, तो इसको याद रखिएगा, थोड़ा ऐसा है, देखिए देवपुत्र शाही सहानुशाही की उपाधि धारण उनके प्रति नीति अपनाता है। ठीक है, तो इनके ऊपर यानी कुषाण, शक, मरण, सरद्वीप और सिंहल द्वीप, यानी सिंहल द्वीप किसको, श्रीलंका को कहा जाता था। ठीक है, कि अगर हम आगे देखें
तो देखिएगा इस समय श्रीलंका का शासक मेघवर्मन था, जिसने श्रीलंका के यात्रियों की सुविधा के लिए बोध गया में एक विहार के निर्माण की अनुमति प्रदान की। समुद्रगुप्त की इन विभिन्न विजयों और राज्यों के प्रति नीति के परिप्रेक्ष्य में प्रसिद्ध इतिहासकार V.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को क्या कहा? नेपोलियन कहा, यानी कि भारत का नेपोलियन कहा है। तो डियर फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है? समुद्रगुप्त। ऐसा कहने वाला व्यक्ति कौन? V.A. स्मिथ। ठीक है, तो इसका नाम याद रखिएगा। ठीक है, साथ ही अगर देखें तो सिक्कों पर इसके 100 युद्धों का विजेता की भी कहा गया है, यानी 100 युद्धों का विजेता उसको कहा गया है। प्रयाग प्रशस्ति में संगीत और ज्ञान में समुद्रगुप्त को नारद या तुम्बरू से भी महान बताया गया है, यानी कि जो प्रयाग प्रशस्ति है उसमें समुद्रगुप्त को नारद और तुम्बरू के से भी महान उसको बताया गया है। ऐसे ही अगर देखें तो सिक्कों पर समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, यानी कि अगर आप इनके सिक्के देखेंगे तो इन पर समुद्रगुप्त वीणा बजाते हुए बताया गया। इसका मतलब वो संगीत का प्रेमी भी था, इसीलिए समुद्रगुप्त को कविराज, ठीक है, कविराज यानी कि साहित्य में उसकी रुचि थी, इसलिए उसको कविराज भी कहा गया है। और इसकी साहित्य के प्रति रुचि का हमें पता कहाँ से चलता है? प्रयाग प्रशस्ति से हमें पता चलता है। देखिएगा समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ, ठीक है, उसने अश्वमेध यज्ञ करवाया और इसकी जानकारी प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। ठीक है, तो समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया, जिसकी पुष्टि हमें निम्न बातों से हमें पता चलता है। कौन कौन सी बातों से हमें पता चलता है? सबसे पहले अगर हम देखें तो अश्वमेध यज्ञ प्रकार के उसने सिक्के चले, इससे हमें पता चलता है। और जो प्रभावती गुप्ता का जो पुना का ताम्र पत्र, इससे भी हमें पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ करवाया। देखिए आपको पता होगा अश्वमेध यज्ञ क्या होता है, तो मैंने आपको काफ़ी समय पहले भी बता दिया है। हर वीडियो में जैसे अश्वमेध यज्ञ की बात आती है तो उसको मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि कोई पराक्रमी राजा है, जब वो अश्वमेध यज्ञ करता है तो वो अपने निर्बाध एक घोड़ा छोड़ता है और जहाँ जहाँ घोड़े के कदम पड़ते हैं वहाँ वहाँ पर उस राजा का शासन हो जाता है। और जिसने उसके घोड़े को जिसने पकड़ ले तो माना उससे युद्ध होगा। तो अश्वमेध यज्ञ होता है और एक राजसूय यज्ञ भी होता है। ठीक है, कुमारगुप्त का विल्सन का अभिलेख, उसको विल्सन का अभिलेख भी कहते हैं। और स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख, जिसमें इसे चिरकाल से न होने वाले अश्वमेध यज्ञ को संपन्न करने वाला कहा गया है। किसको? समुद्रगुप्त। तो यहाँ से इससे हमें पुष्टि मिलती है। ठीक है, देखते हैं आगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम देखें एरण अभिलेख है, भानुगुप्त का एरण अभिलेख है, इसमें स्वर्णदान में, यानी कि स्वर्णदान में पृथु और राघव भी महान बताया गया है। यानी कि जो समुद्रगुप्त है उसको एरण का अभिलेख है, उससे ये जानता है कि स्वर्ण दान यानी कि सोना दान करता है, इसीलिए उसको पृथु भी कहा गया है और राघव भी कहा गया है। इनसे भी महान बताया गया किसको? समुद्रगुप्त को। ठीक है, अब देखते हैं समुद्रगुप्त ने 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं चलाई। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा कौन कौन सी 6 प्रकार की मुद्रा है। एक गरुड़ प्रकार की मुद्रा, धनुर्धारी प्रकार की मुद्रा, अश्वमेध यज्ञ प्रकार की मुद्रा, व्याघ्र हनन प्रकार की मुद्रा, वीणा वादन प्रकार की मुद्रा और परशुराम प्रकार की मुद्रा। देखिए गरुड़ प्रकार की मुद्रा में राजा की आकृति का गरुड़ ध्वज, यानी इसमें पराक्रम की उपाधि धारण करता है। धनुर्धारी का मतलब धनुष वाहन है ना, और उसको अप्रतिरथ कहा गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये ध्यान में दीजिएगा, ये उनकी उपाधियां हैं। गरुड़ प्रकार की, धनुर्धर प्रकार की, अश्वमेध प्रकार की, व्याघ्र हनन, वीणा वादन प्रकार की, परशुराम प्रकार की क्या चलाता है? ये मुद्राएं चलाते हैं। इसमें देखें तो कहा गया है कि समुद्रगुप्त जब प्रसन्न होता है तो वो कुबेर और रुष्ट होता है तो यमराज के समान बताया गया है। ठीक है, तो कुबेर के समान और यमराज के समान उसको बताया। आपको पता है यमराज है मृत्यु का देवता है और ये सूर्य का पुत्र, और इसकी जो बहन है वो है ये जो यमुना है इसकी। ठीक है, तो ये सूर्य का पुत्र है यमराज। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, यानी कि समुद्रगुप्त को प्रसन्न होने पर कुबेर कहा गया है, कुबेर, और इसको जब रुष्ट होता है, जब गुस्सा आता है तो यमराज से भी खतरनाक हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जानकारी में एरण के अभिलेख से मिलती है। ओके, देखते हैं आगे। समुद्रगुप्त ने सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के चल, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले सिक्के किसने चलाए? ठीक है, स्वर्ण के सिक्के किसने चलाए?
चंद्रगुप्त प्रथम ने, और समुद्रगुप्त ने सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के चलाए। ये आपको ध्यान दीजिए, सबसे ज्यादा सोने के सिक्के इसने चलाए, किसने? समुद्रगुप्त ने। अब देखिए उनकी उपाधियों की अगर बात करें तो समुद्रगुप्त की उपाधि है पराक्रमांक, एक उपाधि है, अप्रतिरथ की उपाधि, और व्याघ्र पराक्रम की उपाधि। 3 प्रकार की उपाधि धारण करता है समुद्रगुप्त। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ डियर फ्रेंड्स आज का वीडियो अच्छा लगा है, और मैंने बहुत ही डिटेल से आपको ये पढ़ाया है। आपको कहीं पे भी यूट्यूब चैनल पे इतना डिटेल आपको कोई बताने वाला नहीं है। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो हमारा टीकी स्टडी क्लासेस चैनल है, उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, और फिर हम कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, यानी कि हम अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो धन्यवाद।